नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कायरोज यूपीएससी, राइट टाइम एट द राइट मोमेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे यूपीएससी के एमसीक्यूज़ की। सबसे पहला एमसीक्यूज़, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रीन मिनरल्स। चलिए, सब कुछ ग्रीन आते आते अब हम मिनरल्स को भी ग्रीन कहने लगे हैं। ये किया हुआ है इस मानव जाति ने विकास, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं, देख लेते हैं पहला सेंटेंस। ग्रीन मिनरल्स आर द मिनरल नीडेड टू सपोर्ट द ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज। इसका मतलब यह ऐसा कह रहा है कि जो भी आपकी क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज है उसमें जिस मिनरल की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम ग्रीन मिनरल्स कहते हैं, ठीक है। दूसरा, द ग्रीन मिनरल्स इंक्लूडेड बॉक्साइट, कोबाल्ट, कॉपर, लिथियम, ग्रेनाइट, मैंगनीज एंड निकल। देखिए, यहाँ पे कुछ ग्रीन मिनरल्स के बारे में उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि इसमें बॉक्साइट, कोबाल्ट, कॉपर, लिथियम, ग्रेनाइट, मैंगनीज और निकल भी आते हैं। तो यह बात बिल्कुल सही है कि ग्रीन मिनरल्स का मतलब यह सारे होते हैं, और पहला भी सही है कि जो भी हमारी ग्रीन मिनरल्स होते हैं उसको हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में। जैसे कि मान लो कोई इलेक्ट्रिकल व्हीकल है तो उस इलेक्ट्रिकल व्हीकल में जो हम बैटरी यूज़ करते हैं तो उस बैटरी में हमें जो भी मिनरल्स चाहिए उसको हम कैसे कहेंगे, ग्रीन मिनरल्स कहेंगे, ठीक है। याद रखना, इसमें कोई हरा रंग होता है या नहीं होता है उसके बेस पे हम उसको ग्रीन मिनरल्स नहीं कहते हैं, ठीक है। चलिए, एक काम कीजिए, आप हमें ये बताइए ग्रीन वॉशिंग शब्द क्या होता है। हमने इसका ऑलरेडी एक बार देख लिया है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या ग्रीन वॉशिंग शब्द सुन के आपके दिमाग में कोई बत्ती जलती है या नहीं जलती है, ठीक है। फिलहाल हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें पूछा है करेक्ट, और दोनों के दोनों सेंटेंस करेक्ट है, ठीक है। चलिए, अब क्या हुआ है, तो रिसेंटली घाना जो है, घाना कंट्री ने अप्रूव किया है एक ग्रीन मिनरल पॉलिसी को, ताकि क्या हो सके, लिथियम इंडस्ट्री डेवलप हो सके, ठीक है। और जो हमने बात कही वही लिखा है ग्रीन मिनरल्स एनर्जी के बारे में। इसमें कैसे रिफ़र किया जाता है, मिनरल्स ऑफ द फ्यूचर, क्योंकि आपको पता है अभी हमारे यहाँ पे क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उस क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें हमारे जो ट्रेडिशनल पद्धति से इस्तेमाल करने वाले एनर्जीज होती है उसको हमें अब साइडलाइन करना है, और हमें क्या करना है, हमें करना है ग्रीन मिनरल्स के थ्रू ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल, ठीक है। चलिए, एक और चीज़ यहाँ पे देखने लायक यह है कि जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने क्या कहा है कि हाफ ऑफ द मिनरल्स अभी किस में डिमांड हो रहे हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए डिमांड हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमें ग्रीन मिनरल्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी छानबीन करनी चाहिए, ठीक है। चलिए, एक बार देख लेते हैं घाना कहाँ पे आया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यह है अफ्रीका का पॉलिटिकल मैप, ठीक है। और यहाँ पे आपको सारे कंट्रीज दिख रहे होंगे। तो आपको देखना है ये जो वेस्टर्न अफ्रीका का पोर्शन है वहाँ पे आपको यह ब्लू कलर का दिख रहा होगा, घाना दिख रहा है, दिख रहा है नहीं, यह नहीं है, घाना आया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे गिनी लेकर के जो हमारा कंट्री है वो गिनी कंट्री है, घाना कंट्री यहाँ पे है। थोड़ा सा हम मैपिंग में देख लेते हैं कि वेस्टर्न अफ्रीका में कौन कौन से कंट्रीज आए हुए हैं, ठीक है। पहले तो एक है यहाँ पे सेनेगल, गाम्बिया, उसके बाद है गिनी बिसाऊ, उसके बाद है सिर्फ गिनी, और गिनी ने खा लिया है किसको, सीरा लियोन को, ठीक है। उसके बाद है लाइब्रेरिया, उसके बाद है यहाँ पे आइवरी कोस्ट, उसके बाद है यहाँ पे घाना, उसके बाद है यहाँ पे टोगो, उसके बाद है यहाँ पे बेनिन, और उसके बाद है यहाँ पे नाइजीरिया। और एक और देख लेते हैं, यहाँ पे है आपका कैमरून। देखिए, जैसे कि मिडल ईस्ट के बारे में यूपीएससी ने काफ़ी सवाल पूछे हैं, वैसे अफ्रीका का जो यह रीजन है यह अभी भी यूपीएससी के लिए अनछुआ कह सकते हैं। तो हो सकता है आने वाले समय में यहाँ पे आपको पूछ ले कि कौन सा कंट्री
आपका लैंडलॉक है और कौन सा कंट्री आपके कहाँ पे, जी हाँ, साउथ एटलांटिक ओशंस में अपनी सरहदें रखते हैं। ठीक है, तो याद रखना यह सारे कंट्री ऐसे ही है। और अगर आपको कभी पूछ सकते हैं वो लोग कि चलिए बताइए अफ्रीका में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कंट्री का नाम बताइए। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन की तैयारी आपको रखनी है। चलिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि घाना जो कंट्री है, घाना कंट्री में से हमारा जो प्राइम मेरिडियन है यह, यानी कि हमारा जो जीरो लाइन है यह यहाँ से पास होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, क्या पूछ रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फ्रैक्शनल ओनरशिप प्लेटफॉर्म। ठीक है, चलिए आपको बताना है एफओकी के बारे में। एफओकी के बारे में पहला सेंटेंस, इट इज़ एन ओनरशिप कम इन्वेस्टमेंट मॉडल इन विच द कॉस्ट ऑफ एन एसेट इज स्प्लिट बिटवीन इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स। जी हाँ, पिछले कुछ दिनों में हमें ओनरशिप का एक नया मॉडल मार्केट में देखने को मिलता है, जहाँ पे जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट होती है, इन्वेस्टमेंट मॉडल इस हिसाब से तैयार किया जाता है कि प्रोजेक्ट की कॉस्ट या एसेट की कॉस्ट होती है उसको इंडिविजुअल शेयर होल्डर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उसको क्या कहा जाता है, फ्रैक्शनल ओनरशिप प्लेटफॉर्म्स। तो पहला सेंटेंस बिल्कुल सही है। दूसरा, इट इज़ रेगुलेटेड बाय सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बिल्कुल होना चाहिए सेबी के द्वारा, लेकिन अभी हो नहीं रहा है। तो दूसरा सेंटेंस हमारा यहाँ पे क्या होगा, गलत होगा। और हमें क्या पूछा है, करेक्ट सेंटेंस। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ पहला वाला सेंटेंस ही सही होगा। ठीक है, देखिए जो फ्रैक्शनल ओनरशिप प्लेटफॉर्म होते हैं उसमें क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स के बीच में। ठीक है, और सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि अभी इसको कोई भी रेगुलेट नहीं कर रहा है। तो एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि सेबी ने अभी एक फ्रेमवर्क लाने की बात कही है जो कि बहुत जल्दी आपके एफओकी प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करेंगे। ठीक है, तो क्या था फ्रैक्शनल ओनरशिप प्लेटफॉर्म, यह आपको यूपीएससी पूछ सकती है। चलिए चलते हैं आगे। विथ रेफरेंस टू द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी कि आईआईपी इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। चलिए करेक्ट बताना है। इट प्रोवाइड्स अ मेजर्स ऑफ द स्पेसिफिक आउटपुट ऑफ ईच इंडस्ट्रियल सेक्टर। क्या यह हर एक इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में बता रहा है। दूसरा, आईआईपी इज पब्लिश्ड एन्युअली बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। देखिए दो चीज़ पूछ लिया एक साथ में। क्या पूछा आपको कि आईआईपी एन्युअली पब्लिश होता है यह बताइए, और दूसरा पूछा है कि यह रिलीज़ करते हैं एनएसओ, यह बताइए। तो भैया यहाँ पे यह सही है कि एनएसओ रिलीज़ करता है, लेकिन एन्युअली नहीं, कैसे करता है, मंथली करता है। ठीक है, मंथली करता है, और यह ईच इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में नहीं बताता, यह बताता है आपका ओवरऑल। तो यहाँ पे दोनों सेंटेंस कैसे है, गलत है। और हमें क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है। चलिए करेक्ट पूछा है तो हम क्या देंगे आंसर कि भैया कोई भी यहाँ पे करेक्ट नहीं है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि अभी क्या हुआ है कि इंडिया का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ ने अभी 3 महीने का डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, यह हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि क्वार्टरली किसी के बारे में क्या आता है। हालांकि जीडीपी का जो डेटा क्वार्टरली आता है यह इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन जो पीएमआई का डेटा आता है, जो आपके आईआईपी का डेटा आता है, यह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसको आपको एक ही बार में फर्स्ट ये आपको हर साल का याद रखना होगा। चलिए एक और चीज़ उसमें देख लेते हैं आईआईपी के बारे में। तो आईआईपी जो रहता है यह कॉम्पोजिट इंडिकेटर होता है, ना कि स्पेशल ईच इंडस्ट्री का होता है। ठीक है, यह आपका ओवरऑल होता है। दूसरा, यह कैलकुलेट किया जाता है एनएसओ के द्वारा हर एक मंथ। ठीक है, और उसका जो बेस प्राइस है यह होता है 2011 और 12। चलिए चलते हैं आगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सुस्वागतम पोर्टल के बारे में। इट इज़ जॉइंट ऑफ इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। दूसरा,
It is web-based mobile-friendly application that allows Indian origin foreign citizen to invest in India startups. देखिए कितना अच्छा सा क्वेश्चन आपके सामने पेश किया जा रहा है। आपको कभी अभी ऐसा लग सकता है कि भैया बात कर रहे हैं सुस्वागतम पोर्टल की, और सुस्वागत का मतलब क्या होता है कि आपको वेलकम करना है किसी की एंट्री के लिए, ठीक है। और उसके लिए क्या बता रहे हैं कि हमारे जो इंडियन ओरिजिन के फॉरेन सिटीजन होते हैं उनको भारतीय स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने के लिए एक एप्लीकेशन बनाई हुई है। और यह बनाई है किसने, यह इनिशिएटिव किसका है, तो पूछ रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। अब आप थोड़ा बहुत शैतानी दिमाग दौड़ाओगे तो आपको दोनों सेंटेंस सही लगेंगे, लेकिन दिक्कत यह है कि यहाँ पे दोनों सेंटेंस कैसे है, गलत है। क्यों गलत है वो हम देखते हैं, लेकिन हमें पूछा है यहाँ पे इनकरेक्ट, तो बोथ 1 and 2 आर इनकरेक्ट, ठीक है। अब देख लेते हैं कि यह चीज़ क्या होती है। देखिए यह जो हमारा सुस्वागतम पोर्टल है इसको लॉन्च किया है CJI चंद्रचूड़ ने। किसके लिए, यह ई पासिस है हमारे सुप्रीम कोर्ट में एंट्री लेने के लिए, ठीक है। याद रखना सुस्वागतम पोर्टल क्या है, कोई स्टार्टअप में जॉब के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एंट्री लेने के लिए आपका ई पास है, ठीक है। चलो नेक्स्ट MCQ पूछ रहा है आपको मौई आइलैंड्स। मौई आइलैंड रिसेंटली सीन इज न्यूज इज बिलोंग टू विच कंट्री। क्या चिली में है मौई आइलैंड, चाइना में है, अमेरिका में है या जापान में है। इंडिया में तो नहीं है, वो तो आपको पता है, तो इसीलिए आपको यह नहीं पूछ रहे कि इंडिया में है कि नहीं है। चिली, चाइना, USA और जापान, तो क्या आएगा उसका सही आंसर, उसका सही आंसर आएगा ऑप्शन C USA, ठीक है। अब देख लीजिए क्या हुआ था, तो अभी करंटली वहाँ पे एक रैपिडली स्प्रेडिंग वाइल्ड फायर हमें देखने को मिला हुआ है। कहाँ पे है, तो यह आया है अमेरिका के मेन लैंड के अलावा जो आइलैंड है वहाँ पे हवाई आइलैंड का जो एक पूरा एक गुच्छा है, उस हवाई आइलैंड के आर्कियोपेलागो में हमें यह देखने को मिलता है जहाँ पे सबसे भयंकर वाली वाइल्ड फायर देखने को मिली है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि पैसिफिक ओशन में है, और मौई आइलैंड यहाँ पे देखिए जो मार्क कर रहा हूँ ना, यहाँ पे आपको मौई आइलैंड दिख रहा होगा। एक और चीज़ यहाँ पे देखिए कि उनका जो हवाई है वो हवाई के थोड़ा सा नॉर्थ की ओर है। चलिए एक चीज़ मुझे बता दीजिए कि जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, हाँ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है यह हवाई आइलैंड उसके ऊपर से जाता है या उसके नीचे है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हवाई आइलैंड के नॉर्थ में है या फिर साउथ में है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, UPSC पूछ सकता है, तो आपको पता चल करके हमें कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। ये थे हमारे UPSC के स्टैटिक क्वेश्चन। शुरू करने जा रहे हैं, अब तक हमने देखे करंट वाले। चलिए 2022 वाला हमारा टोटली कंप्लीट हो चुका है, 2021 में थोड़ा बहुत बाकी है, वह अभी हम देख रहे हैं। पहला MCQ, विथ रेफरेंस टू इंडियन जुडिशरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, पहला एनी रिटायर्ड जज, सबसे पहला ही एक्सट्रीम्स वर्ड दे दिया। एनी रिटायर्ड जज ऑफ इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी कॉल्ड बैक टू सीट एंड एक्ट एज अ सुप्रीम कोर्ट जज बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विथ प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भैया कोई घर पे चला गया हुआ आपका जज है जो रिटायर हो चुका है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे उसको फिर से हम बोलेंगे कि साहब आइए और आपके लिए जज की कुर्सी हम खाली करते हैं, आप बैठिए और थोड़े बहुत वर्डिक्ट दीजिए। ऐसा CJI कर सकता है हमारे प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन के साथ। तो क्या यह सही है या गलत है? तो यह सेंटेंस बिल्कुल सही है। दूसरा, अ हाई कोर्ट इन इंडिया हैज़ द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एज द सुप्रीम कोर्ट डज। हाँ, बिल्कुल सही बात है ना। हमारे यहाँ पे कोर्ट जो होती है यह अपने रिव्यू, अपने जो वर्डिक्ट होते हैं उसको दोबारा चेक कर सकते हैं। सो द पावर बिलोंग्स टू हाई कोर्ट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट। सो द सेकंड सेंटेंस इज करेक्ट।
what they are asking about, they are asking about correct sentence. So our answer will be option C, both 1 and 2 are correct. Okay, next, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस, देखिए बेस्ट डिफाइंस वर्ड का मीनिंग बहुत जानना है, द टर्म स्टेट, चलिए स्टेट के बारे में बता देना है। अब ऐसा नहीं बता सकते इसी का गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, एमपी हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, ऐसा नहीं बोल सकते कि सर यह स्टेट है। यह आपको जो पूछा है यह आपको पॉलिटिकल सिस्टम्स के बारे में पूछा है, ठीक है। तो इसके बारे में स्टेट की बेस्ट डेफिनेशन यहाँ पे 4 दिया है, आपको सबसे ज़्यादा सूटेबल वाली बतानी है। चलिए हम शुरुआत करते हैं नीचे से। पहला, अ सोसाइटी परमानेंटली लिविंग इन अ डिफाइनाइट टेरिटोरी, मतलब एक सोसाइटी है जो कि परमानेंटली रह रहा है एक डिफाइनाइट टेरिटरी में, विथ अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द सेंट्रल अथॉरिटी एंड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। चलिए एक और चीज़ हो सकता है कि भैया जिसके पास परमानेंट लिविंग एक डिफाइनाइट टेरिटोरी हो और एक सेंट्रल अथॉरिटी हो, उसके साथ साथ एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो और उसके लिए सेंट्रल अथॉरिटी हो और एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो, तो क्या हम उसको स्टेट कहेंगे। दूसरा, अ नंबर ऑफ पर्सन हु हैव बीन लिविंग इन अ डिफाइनाइट टेरिटरी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम विद देयर ओन कल्चर, ट्रेडिशन एंड गवर्नमेंट, तो क्या हम उसको स्टेट कहेंगे। हो सकता है, देख लेते हैं आगे। अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज पीपल ऑफ अ डिफाइनाइट, किसे बता रहे हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज पीपल ऑफ अ डिफाइनाइट टेरिटरी एंड पोजेसिंग एन अथॉरिटी टू गवर्न देम, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, प्रोटेक्ट देयर नेचुरल राइट्स, सेफगार्ड्स एंड देयर मीन ऑफ सस्टेनेंस, तो उसको हम स्टेट कहेंगे क्या। देखिए भैया यहाँ पे क्या होगा, ये भी थोड़ा बहुत डाउटफुल में है। पहला वाला भी देख लेते हैं पहले। अ कम्युनिटी ऑफ पर्सन, यस यहाँ पे वर्ड हमें ये चाहिए था कि एक कम्युनिटी, ठीक है, कम्युनिटी ऑफ पर्सन परमानेंटली ऑक्यूपाइंग अ डिफाइनाइट टेरिटरी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल। देखिए क्या बोल रहे हैं कि भैया एक्सटर्नल कंट्रोल के बगैर वो स्वतंत्र है, एंड पोसेसिंग एन ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट, जी हाँ ठीक है, वही उसकी वहाँ की सरकार, वहाँ का प्रशासन देखते हैं और उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। तो चारों में से यूपीएससी के हिसाब से जो बेस्ट डेफिनेशन थी वो थी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ द टर्म स्टेट, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। Which one of the following in Indian polity is an essential feature that indicate that it is a federal in character? चलिए फेडरल कैरेक्टर में एसेंशियल का कोई फीचर्स है तो उसके बारे में हमको बताना है। पहला, द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज सेफगार्ड, हो सकता है। द यूनियन लेजिस्लेचर हैज़ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, अब ये थोड़ा डाउटफुल है कि यूनियन लेजिस्लेचर यानी कि आपके केंद्र में जो सरकार बैठी हुई है यह इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट। अरे भैया ऐसा भी तो हो सकता है कि वहाँ पे आप कैसे करके लाए, आप वहाँ से आपको सिलेक्ट करके लाए। जैसा कि मान लो आपके मतलब आपके यहाँ इलाके का कोई एमपी है तो उस एमपी को फिलहाल आप लोग क्या करते हो, इलेक्ट करते हो। लेकिन मान लीजिए आपको ऐसी सिस्टम बना दे कि आपको वोट करना है किसी पार्टी को और जिस पार्टी को जितने भी वोट मिले उस हिसाब से वह अपने एमपी यानी कि एमएलए को अपने सांसदों को भेज सकते हैं। तो यहाँ पे एसेंशियल फीचर्स में इसको शामिल नहीं करेंगे, तो इसीलिए हमारा सेकंड सेंटेंस गलत होगा। तीसरा देख लेते हैं। द यूनियन कैबिनेट कैन हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम रीजनल पार्टीज, ऐसा थोड़ी ना है भैया, हमारे यहाँ पे तो बीजेपी वाले फिलहाल शासन में है, तो बीजेपी के शासन में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि रीजनल पार्टी के मेंबर्स उनके कैबिनेट में होंगे, ठीक है। और वो भी इलेक्टेड, भैया सिलेक्टेड भी तो है, हमारे यहाँ पे नॉमिनेटेड भी तो है। जैसे कि आपके हमारे जो भी फॉरेन मिनिस्टर है यह कैसे है, यह आपके नॉमिनेटेड मेंबर है, नॉमिनेटेड मतलब राज्यसभा से मेंबर है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि यह रीजनल पार्टी से होते हैं, ठीक है। जो फॉरेन मिनिस्टर है हमारे वो इलेक्टेड है स्टेट से, किसी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है।
तो तीसरा सेंटेंस भी गलत है। चौथा, द फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स ऑफ लॉ, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। हम बात कर रहे हैं फेडरल की, हम डेमोक्रेसी की थोड़ी ना बात कर रहे हैं, हम सेपरेशन ऑफ पावर की बात भी नहीं कर रहे हैं। तो डी इज़ नॉट करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज सेफगार्डेड। ठीक है, अगर जुडिशरी सेफगार्ड रहेगी तो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट और आपकी स्टेट गवर्नमेंट इन दोनों के बारे में देखेंगे। ठीक है, और जब भी कोई झगड़ा हुआ, जब भी कोई सेंट्रल का किसी स्टेट गवर्नमेंट के साथ झगड़ा हुआ या कोई भी डिस्प्यूट्स हुआ, तो वह डिस्प्यूट्स आप रिफ़र करने जाओगे कहाँ पे? जुडिशरी के पास। और जुडिशरी उसके लिए कैसी होनी चाहिए? इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, बड़ा सा क्वेश्चन है लेकिन सेंटेंस के आंसर जो है बहुत ही कम है, बहुत ही छोटे छोटे हैं। ठीक है, देख लेते हैं। Legislation which confers on the executive or administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of application of law violates which one of the following articles of the Constitution of India? भैया ऐसा पूछ रहे हैं कि अगर आपकी सरकार ने एक हद से ज़्यादा बदतमीजी किया तो उसके सॉल्यूशन के लिए आपके संविधान में कौन सा आर्टिकल दिया है? तो सबको पता है, अगर हमारे साथ हम ब्रिट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, सॉरी हाँ ब्रिट्स का इस्तेमाल करेंगे, अगर हम ब्रिट्स का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ कहाँ के थ्रू आता है? यह आता है आपके आर्टिकल 32 से। ठीक है, सो सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द नेशनल लेवल विच मिनिस्ट्री इज द नोडल एजेंसी? नोडल एजेंसी के बारे में पूछ रहे हैं। टू इंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, यानी कि रिकॉग्नाइज ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। देखिए इसका पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं कि फॉरेस्ट के जो भी हमारे भाई बहन रहते हैं उनके बारे में हमें उनको राइट्स प्रोवाइड करने हैं। ठीक है, और यह राइट्स कैसे होते हैं वो मैंने बताया था कि 75 साल पहले आप रहते हुए होने चाहिए, तभी आपको 4 हेक्टर ज़मीन देंगे। ठीक है, तो यह जो जिम्मेदारी होती है यह एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की नहीं होती है, पंचायत राज नहीं है, रूरल डेवलपमेंट यह भी नहीं है, लेकिन ट्राइबल अफेयर्स जो है यही आपके फॉरेस्ट राइट्स को इम्प्लीमेंट करवाते हैं। तो सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चलिए ये थे हमारे आज के यूपीएससी के क्वेश्चन। आप सबका प्यार हमें लगातार मिल रहा है, लेकिन जिस चीज़ के बारे में हमें कमी दिख रही है कि आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अपने आप में सुधार नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो में जो भी एमसीक्यू आते हैं उसको पॉज करना है, उसमें अपने तौर से आपको उसको अटेंड करना है और उसके बाद आपको उस आंसर को कमेंट सेक्शन में लिखना है कि सर जी यह वीडियो में जो 10 एमसीक्यू थे उनमें से मेरे 5 सही हुए, 6 सही हुए, 7 सही हुए, 8 सही है, जितने भी सही हुए। ठीक है, जितना पसीना आप प्रैक्टिस में बहाओगे उतना खून मैदान में कम बहेगा। ठीक है, सो इस चैनल के साथ जुड़े रहे, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खुद को इन्फॉर्म रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।